कल जो पार्ट हमने डिस्कस किया था, हमने डिस्कस कर लिया था कि वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड का पार्ट होता है ये क्या होता है। ये टॉप का जो पार्ट होता है, और उसके साथ साथ हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी कि डैशबोर्ड ये अपना जो टॉप का ओवरव्यू होता है, तो फाइल में लॉगिन कैसे करेंगे, लॉग आउट कैसे करेंगे, इन चीज़ों की हमने डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद हमने यहाँ पर डैशबोर्ड का देख लिया था, पोस्ट का देख लिया था। पोस्ट सारी पोस्ट कहाँ पे दिखाई देती है, और दूसरी चीज़ हमने इसमें देख ली थी कि यहाँ पे नई पोस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, कैटेगरी कैसे क्रिएट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख चुके थे। कैटेगरी के अंदर हमने कैटेगरी देखी थी कि पेरेंट कैटेगरी क्या होती है, चाइल्ड कैटेगरी क्या होती है, और कैसे हम इन दोनों कैटेगरी को क्रिएट करते हैं। टैग्स क्या होते हैं, उन चीज़ों को भी हमने देख लिया था। कैटेगरी और टैग्स में क्या डिफरेंस होता है, दोनों पार्ट हमने देख लिए थे। अब हम बात हेलो। करने वाले हैं कि जो भी अपने ये मतलब जो कैटेगरी थी वो भी हमने देख ली थी कि कैसे आप उसको पोस्ट में असाइन करेंगे, और कैसे उसमें इस पर्टिकुलर कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली थी। हेलो। हाँ। सर टैक्स बता दीजिए एक बार। टैक्स सर कल आपने थोड़ा सा ही बताया था टैक्स के बारे में। टैग्स वही होता है जैसे इंस्टाग्राम पे तुम हैशटैग नहीं लगाते हो कि हमारी पोस्ट इसके बारे में है, और जब तुम उस पर क्लिक करते अच्छा हो अच्छा। तो वो सारी चीज़ें ओपन होती है। जैसे पोस्ट के अंदर गए हम, अब मान लीजिए पर्टिकुलर जी। पोस्ट है, इसके अंदर हमने दो टैग ऐड किए थे कल। एक क्या था डीएम का, एक क्या था जीएमबी का। सेम तुम इंस्टाग्राम के ऊपर लगाते हो। अब जैसे तुम डीएम पे क्लिक करते हो तो इस टैग डीएम के अंदर तुम्हारी जितने भी पोस्ट होगी वो सारी यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। मतलब सेम काम होता ओके है ओके। हैशटैग के अंदर कि जैसे तुम आप 30 हैशटैग लगाओगे, 15 हैशटैग लगाओगे, कोई भी हैशटैग पे क्लिक करते हो तो उसके रिलेटेड इंस्टाग्राम पे जितनी भी पोस्ट होती है वो सारी रिफ्लेक्टेड होने लग जाती है। ओके ओके। इसी हिसाब से होता है इसके अंदर। बेसिकली टैग्स अपने एसईओ के अंदर भी यूज किया जा सकता है कि जब इन टैग की जो रैंकिंग होती है वो एसईओ के अंदर आ जाती है तो ये आपका पेज होता है वो रैंक हो जाता है। जी। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब आगे आता है मीडिया का पोर्शन। देखिए मीडिया इसके अंदर होती है नॉर्मली, यहाँ पे जब मीडिया के अंदर जब आप क्लिक करोगे तो दो ऑप्शन आपको लेफ्ट में दिखाई दिए जाएंगे। एक होगा लाइब्रेरी, दूसरा होगा ऐड न्यू मीडिया फाइल। अब लाइब्रेरी के अंदर क्या होगा कि जितने भी आपके पहले से जो मीडिया आपने जो भी फोटो वीडियो या फाइल जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ भी अपलोड किया है वो सारे यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होंगे। ये एक छोटा सा इसका डैशबोर्ड का ओवरव्यू आता है। इसके अंदर लेआउट चेंज करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप लिस्ट में देख सकते हैं, यहाँ से आप ग्रिड में देख सकते हैं। ये मीडिया आइटम आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मेरे को ऑडियो देखनी है, मेरे को इमेज फाइंड करनी है, मेरे को डॉक्यूमेंट फाइंड करना है, वीडियो फाइंड करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डेट के बेस पे फिल्टर कर हेलो सकते सर। हैं कि मेरे को कौन से मंथ की चाहिए। सर सर थोड़ा स्पीड थोड़ा सा कम करिए कीजिए आप। ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी बता देते हैं। ये डेट का पार्ट आता है। इस डेट के पार्ट के अंदर यहाँ पे होता है, ये डेट के बेस पे हम फिल्टर कर सकते हैं कि हमको कौन से मंथ की चाहिए। वर्डप्रेस को हमने 2025 में इंस्टॉल किया तो ये 2025 के बाद की ही दिखाएगा। जैसे जनवरी 2025, फरवरी 2025, वो उसकी पहले की नहीं दिखाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास इस डैशबोर्ड के ऊपर दो मीडिया फाइल है। अब बल्क सेलेक्ट का ऑप्शन होता है कि आप एक बार में एक से ज़्यादा इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप बल्क सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप चूज कर लीजिए इनको। जितने को आप सिलेक्ट करोगे तो उनको एक्शन करके डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक इमेज को चूज करते हो, डिलीट परमानेंटली पे क्लिक करेंगे तो ये जो इमेज है वो डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे सर्च मीडिया का ऑप्शन आता है। जो भी आपका मीडिया का जो फाइल नेम होता है, जो भी टाइटल वगैरह होता है, उससे हम इस पर्टिकुलर इमेज या फिर कोई भी अपना डॉक्यूमेंट होता है उसको सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे। सर एक बार। हाँ। सर एक बार ये जो आप बोल रहे हैं सर्च करके दिखा दीजिए, वीडियो लगा के सर दिखा सकते हैं। वीडियो का मतलब ये होता है जैसे तुम कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हो। मान लीजिए मैं एक पीडीएफ को अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे, ये लैंडिंग पेज की मैंने एक पीडीएफ जी को जी जी। अपलोड कर दिया। हेलो। हाँ। सर वॉइस ब्रेक हो रही। यहाँ तो क्लियर आ रही है तुम्हारी। हेलो सर वॉइस। ये जो बल्क सेलेक्ट का जी। ऑप्शन होता है इसमें क्या होता है कि आप एक से ज़्यादा इमेज को सिलेक्ट करके वहाँ पे उनको डिलीट कर सकते हैं। ये सर्च का पार्ट होता है। अब मान लीजिए आप नई मीडिया फाइल को ऐड करना चाहते हो। सर्च का काम बेसिकली यही होता है कि जितने भी आपकी इमेजेस या मीडिया आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे प्रेजेंट है उन सभी को आप चेक कर सकते हो।
अब मान लीजिए इसका टाइटल एसईओ है। अब यदि किसी भी फाइल नेम का एसईओ से स्टार्टेड होता तो मीडिया आ जाएगी। मतलब कोई भी मीडिया हो, आप चीज अलग टाइप के लिखो। मान लीजिए म्यूजिक लिखा है, अब म्यूजिक नाम की कोई फाइल हमारे WP एडमिन के डैशबोर्ड पे नहीं है, तो वो नो मीडिया फाइंड आउटम आएगा। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर हम मीडिया को कैसे अपलोड करेंगे। मीडिया के फॉर्मेट को हम मल्टीपल टाइप के ऐड कर सकते हैं, इमेज को भी, ऑडियो को भी, वीडियो को भी, डॉक्यूमेंट, ये सारे फॉर्मेट को हम ऐड कर सकते हैं जो भी आप चाहते हो। अब मान लीजिए एक PDF को ऐड करना है, तो सिंपल आप यहाँ पे ऐड न्यू मीडिया फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। जस्ट आप फोल्डर के अंदर जाके इसको जस्ट जैसे फोल्डर के अंदर गए, अब इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन होता है कि सिलेक्ट फाइल करके आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अब जितने भी आपने मीडिया फाइल को अपलोड किए, जैसे हमने 2 बार अपलोड किए, एक बार सिलेक्ट करके की है, दूसरी बार हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो दोनों फाइल्स अपनी किसके अंदर प्रेजेंट है, लाइब्रेरी के अंदर। वो दोनों फाइल अपनी यहाँ पे रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम कोई भी मीडिया फाइल को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कोई वीडियो ऐड करनी है, तो जो सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है, ये एक छोटी सी वीडियो देखते हैं, डॉक्यूमेंट डेमो क्रिएटर एक्सपोर्ट फाइल। जैसे मान लीजिए एक छोटी सी वीडियो है, ये वीडियो भी सेम आपकी एज इट इज वो हो जाएगी अपलोड यहाँ पे। ये यहाँ पे वीडियो आ गई, इस वीडियो को आप प्ले करके देख भी तो सकते हैं। अब यहाँ पे इसके कुछ पैरामीटर्स आते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं कि कोई भी फाइल या कोई भी इमेज या वीडियो कुछ भी हो, वो किस डेट को अपडेट हुई थी, किसने अपडेट की थी, ये यूजर नेम है। यहाँ पे फाइल का क्या नाम है, क्या फॉर्मेट है उसका, कितने साइज की है, कितनी लेंथ है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये टाइटल अपना होता है कि आपके पेज, जैसे कोई भी इमेज को सेव करते हैं तो उसका एक प्रॉपर नाम होता है, तो सेम यहाँ पे हम टाइटल को भी एज ए नाम कंसिडर कर सकते हैं। ये अपना SEO के लिए यूजफुल होता है। जब भी जो आपका SEO के लिए यूज करते हो, टाइटल और एल टेक्स्ट उनको अच्छे से रखना होता है। हाँ यस सर बताओ। सर ये एक बार थोड़ा स्क्रीन सर मतलब बड़ी कर देंगे क्या? ठीक है अभी। सही है। हाँ बहुत सुपर सर, हो गया। तो टाइटल के अंदर क्या होता है कि जो भी आपका फाइल का नाम होगा वो टाइटल के अंदर दिखाया जाता है। टाइटल के अंदर आप हमेशा SEO के ओरिएंटेड नाम रखें, जो भी आपकी इमेज बताना चाह रही है उसी टाइप का आप यहाँ पे नाम रखें। ये कैप्शन होता है, कैप्शन होता है कई बार जो इमेज के जो नीचे लिखा होता है उसको हम कैप्शन कहते हैं। इसको आप यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। जब भी आप कभी भी स्लाइड शो वाली इमेज क्रिएट कर रहे हैं, जैसे मैं तुमको एक बार एग्जांपल दिखा दूँ। अब तुम्हारे पास यहाँ पे आ रही है, मान लीजिए यहाँ पे टॉप पे आपकी इमेज है, ये वाली आपकी इमेज है, फिर यहाँ पे क्या है, दूसरी नीचे यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है। तो ये होता है कैप्शन, कि जो भी आपकी इमेज होती है उसके नीचे आप कैप्शन यूज कर सकते हो। ये जो पार्ट होता है इसमें आप टाइटल को भी यूज करवा सकते हो और कैप्शन को भी यूज करवा सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आप यूज करना चाहते हैं। जब हम उसको क्रिएट करेंगे पेज को, जब देखेंगे डिस्क्रिप्शन के पार्ट के अंदर आप अपनी इमेज, जो भी आपने फाइल फॉर्मेट अपलोड किया उसका डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो। बट SEO के पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा यहाँ पे एक एल टेक्स्ट होता है। जब भी हम SEO का प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे तब वो उस चीज़ को देखेंगे। अब कॉपी URL टू लर्निंग पे हम इस पर क्लिक करते हैं। अब ये आपको एक URL दे देगा, इस URL से आप वीडियो को देख सकते हैं। जो भी आपने फाइल को या किसी भी टाइप के फॉर्मेट को आपने अपलोड किया वो चीज़ चेक कर सकते हो। इसको आप किसी के पास भी भेज सकते हैं, वो इस चीज़ को यहाँ से देख सकता है। मान लीजिए हमने एक PDF अपलोड की है, सेम फॉर्मेट वो PDF का दिखाया जाएगा जैसे वीडियो का है। इसी हिसाब से हर चीज़ों का अलग अलग होता है। लाइक यहाँ पे URL आपकी आएगी, URL को यहाँ पे जस्ट आप नेट पे देखोगे तो वो PDF अपनी ओपन हो जाएगी। यदि आपके पास किसी के पास भी ये PDF को भेजना है तो इस PDF को आप वहाँ पे भेज सकते हो। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिखाते हैं, एक होता है व्यू मीडिया फाइल। जब आप व्यू मीडिया फाइल पे क्लिक करते हैं तो ये पर्टिकुलर मीडिया फाइल होगा वो URL के साथ आपका ओपन हो जाता है।
अगला आता है एडिट मोर डिटेल्स। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक पूरा सा ओपन होके आता है जो इसका फ्रंट का पार्ट होता है। इस वो भी सेम ही काम होता है जैसे आप वहाँ पे शॉर्ट में एडिट करते हो, यहाँ पे आप परमालिंक्स वगैरह यहाँ पे दिखाएगा, ये टाइटल दिखा जाएगा, फिर उसके बाद अपलोडेड डेट, अपलोडेड बाय, ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने को दिखाता है। मतलब केवल एक इमेज का पैनल वहाँ पे खुल जाता है, बाकी चीज़ें तो सेम ही दिखाता है। यहाँ से आप अपनी फ़ाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और डिलीट पे क्लिक करने से आपकी जो फाइल होगी वो डिलीट हो जाएगी मीडिया के फोल्डर से। अब जब आप इमेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी अपना सेम ही वो पार्ट आता है। जैसे यहाँ पे एडिट पे क्लिक करोगे तो सारी चीज़ें आप अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ये जो पार्ट होता है एल टेक्स्ट होता है, ये वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट एल टेक्स्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो इमेज है उसके रिलेटेड जो कीवर्ड्स होते हैं उनको इसमें इंक्लूड करता है। जब भी कभी भी आपकी जो इमेज होती है वो एसईओ के लिए, एसईओ में रैंकिंग कर रही है तो एल टेक्स्ट के थ्रू रैंक कर सकती है। एक एग्जांपल दिखाते हैं इसका। मान लीजिए यहाँ पे आप टॉप लाइक आप जस्ट नॉर्मल लिखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, आपने टाइप किया डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अब इमेजेस के सेक्शन में गए, जो यहाँ पे इमेज आ रही है इन सभी इमेज का एक ना एक एल टेक्स्ट होगा। जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हैं पहली इमेज है, पहली इमेज का यहाँ पे नीचे जो तुमको एल टेक्स्ट दिख रहा है, एक मिनट, ये अपनी इमेज, ये अपनी इमेज है, पहली इमेज यहाँ पे है। अब इसका जो एल टेक्स्ट लगा हुआ है ये लगा हुआ है टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ग्रेड। अब सेम इस हिसाब से जब तुम दूसरी इमेज को देखोगे तो दूसरी इमेज का एल टेक्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज वाराणसी। ये तीसरी इमेज का है, फिर चौथी इमेज का। मतलब जितनी भी इमेज होती है उन सभी पे आप एल टेक्स्ट यूज करते हो। एल टेक्स्ट होता है वो पेज के ओरिएंटेड यूज किया जाता है। कि मान लीजिए कोई भी एक आपका पेज है, पेज आप लिख रहे हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो उसी के रिलेटेड जो इमेज आप उस पेज में ऐड करोगे उसी कीवर्ड के रिलेटेड आप एल टेक्स्ट का यूज करेंगे। वो हम एसईओ के पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये मीडिया का पार्ट होता है। इस मीडिया के पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइब्रेरी के अंदर जितने भी आपने आज तक मीडिया या फोटोज या वीडियो कुछ भी अपलोड किए वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाएगा। ऐड न्यू मीडिया फाइल के अंदर आपको यहाँ पे आप अपनी नई मीडिया फाइल को ऐड कर सकते हैं जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके या सिलेक्ट फाइल करके। फिर आगे इसमें आता है पेजेस का ऑप्शन। पेजेस का ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं तो पेजेस भी सेम होता है पोस्ट के टाइप से। जो पोस्ट का लेआउट अपने को यहाँ पे दिखता है ये सेम लेआउट इसी टाइप का अपने को यहाँ पे दिखाई देता है। दोनों में डिफरेंस क्या आता है कि पोस्ट में आपको कैटेगरी का ऑप्शन दिखता है कि पोस्ट को आप कैटेगराइज कर सकते हैं, बट पेज के अंदर आपको कोई भी कैटेगराइज का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। जस्ट ऑल पेज ऐड नो पेज, यानी पोस्ट का हम ना तो कैटेगराइज कर सकते हैं। पोस्ट के अंदर आप टैग्स ऐड कर सकते हैं मल्टीपल, यहाँ पे टैग्स का जो ऑप्शन है, बट पेज के अंदर कोई भी टैग्स का ऑप्शन नहीं होता। पेज बेसिकली यूज किया जाता है जब भी कभी भी आप अपने मेन पेज क्रिएट कर रहे हो, लाइक होम, अबाउट अस, सर्विसेज, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन, आप सर्विसेज के पेज क्रिएट कर रहे हैं। और जब आप कोई रेगुलर बेस पे जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो सारी क्रिएट होती है पोस्ट के अंदर। सो ये सेम लेआउट होता है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। टाइटल, ये पेज का नाम होता है, ऑथर किसने क्रिएट किया है, किसने, ये डेट है। तो ये सारी चीज़ें हमने पोस्ट के अंदर डिस्कस कर ली थी, सभी सेम होगा। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि आप एक नया पेज को कैसे क्रिएट करेंगे। सिंपल आप ऐड न्यू पेज पे क्रिएट यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं, या फिर इस पे डायरेक्ट आप ऐड न्यू पेज पे क्लिक कर दीजिए। ये जो एडिटर हम यूज कर रहे हैं अभी, इसको हम कहते हैं गुटनबर्ग एडिटर। गुटनबर्ग एडिटर तो ये अपने को कुछ एक बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट देता है कि आप इस टाइप के लेआउट को यूज कर सकते हैं यदि आप करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं इस लेआउट पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज का लेआउट होता है वो क्रिएट होके आ जाता है। ये सारी चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली थी, जो भी ये चीज़ें होती है यूआरएल वगैरह पोस्ट के सेक्शन में। अब मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, पब्लिश पे मैं क्लिक करता हूँ। अब इसको मैं व्यू पेज पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो मेरा जो पेज है जिस टेम्पलेट पे उसने मेरे को दिखाया था उस टेम्पलेट, इस टेम्पलेट पे दिखाया था, तो सेम टेम्पलेट पे जो मेरा पेज है वो क्रिएट होके आ चुका है।
ये टेम्पलेट्स हम अपने खुद के हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ चेंज करना है, जस्ट इस पर आपको क्लिक करना है और अपने वर्डिंग जो भी आप लिखना चाहते हो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। फ़ोटो चेंज करनी है तो फ़ोटो पे क्लिक करना है और यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक करके ये फ़ोटो आप रिप्लेस कर सकते हैं। कोई एक नया सेक्शन ऐड करना है तो प्लस पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे आपको ये जो भी एलिमेंट वगैरह चाहिए वो सारे पिक कर लेना। कॉलम के अंदर जाके यहाँ पे कॉलम ऐड कर देना। कॉलम दिखाते हैं कि आपको कौन सी लेआउट का चाहिए, कि आपको एक कॉलम चाहिए, दो कॉलम चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, फिर पहला छोटा, दूसरा बड़ा, फिर तीसरा उतना। तो ये एक रेशियो होता है कि कौन से टाइप में आपको चाहिए। जिस टाइप का आपका चाहिए उसको सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मेरे को दो कॉलम चाहिए, दो पे क्लिक करना तो आपके दो कॉलम यहाँ पे आ जाएंगे। अब जस्ट आप अपने एलिमेंट्स को ऐड करते चले जाना। सो ये गुटनबर्ग एडिटर होता है, इसको हम यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे एलिमेंटर पेज बिल्डर का, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पेजेस का काम यही होता है कि जो भी आपकी वेबसाइट के जो मेन पेज होते हैं, जो एक लाइक इंफॉर्मेशनल बेस पे नहीं है, वो जस्ट आपकी वेबसाइट के कुछ आपके प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, आपके सर्विस के बारे में बता रहे हैं, तो उन चीज़ों के लिए हम पेज का यूज करते हैं। बाकी जब आप रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो हमेशा उसके लिए पोस्ट का यूज किया जाता है। आगे आता है कमेंट का पोर्शन। कमेंट का पोर्शन, ये जो कमेंट होती है ये किसी भी ब्लॉग पोस्ट के थ्रू आ जाती है। जैसे कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे पोस्ट के अंदर आप कोई भी एक पोस्ट को ओपन करते हो तो नीचे यहाँ पे रिप्लाई का ऑप्शन आता है, ये वाला। अब इसके अंदर मैं कोई भी कमेंट लिखता हूँ, पोस्ट कमेंट पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरी कमेंट यहाँ पे पोस्टेड हो चुकी है। इसको मैं कमेंट के पार्ट के अंदर देख सकता हूँ। जैसे मैं कमेंट के अंदर गया, मैं रिफ्रेश करा तो जो भी मैंने कमेंट वहाँ पे टाइप की थी वो कमेंट मेरे को यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो जाती है। यहाँ पे यूज़र नेम दिखाता है किसने पब्लिश की है, ये आईपी वगैरह अपना इन्फो, ये यूज़र नेम दोबारा दिखाएगा। फिर यहाँ पे इन रेस्पॉन्स टू, यानी कौन सी पोस्ट पे उसने कमेंट को ऐड किया, तो यहाँ से तुम जाके दोबारा क्लिक करके उस पोस्ट को देख सकते हो कि कौन सी पोस्ट पे कमेंट की गई है। अब यहाँ पे इसमें मल्टीपल एक्शन आप ले सकते हो। इस कमेंट को आप अप्रूव भी कर सकते हो, अनअप्रूव भी। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने सेटिंग इसमें होती है कि कोई भी कमेंट पोस्ट होती है तो ऑटोमेटिकली वो अप्रूव हो जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसको दिखाना नहीं चाहता, अनअप्रूव करना चाहता हूँ, तो इसको जस्ट आप अप्रूव पे क्लिक कीजिए और जो कमेंट आपकी यहाँ पे दिख रही है अभी फ़िलहाल ये वाली कमेंट आपकी हट जाएगी, क्योंकि बैकएंड से हमने उसको परमिशन दे दी है कि ये कमेंट नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे लिखा गया ना, यूर कमेंट इज अवेटिंग मॉडरेशन, दिस इज ए प्रीव्यू। लाइक मैंने इस कमेंट को लॉगिन पेस्ट ऐड किया है तो मेरे को दिखा रहा है कि अभी आपकी अप्रूवल नहीं हुई है, वो मॉडरेशन के लिए वेटिंग पे है। सो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है रिप्लाई। जैसे इसको मैं अप्रूव कर देता हूँ तो मेरी कमेंट अप्रूव हो जाएगी दोबारा से और मेरी कमेंट वहाँ पे रिफ्लेक्टेड होने लग जाएगी। अब इसमें रिप्लाई भी कर सकता हूँ कि कुछ भी, मान लीजिए हाई रिप्लाई कर दिया, रिप्लाई में मैंने क्लिक किया तो वहाँ पे वो रिप्लाई होके वहाँ पे दिखाने लग जाएगा। ये कमेंट मैंने ऐड की थी, उसके बाद रिप्लाई में उसको हाई मिल गया। अब यहाँ पे क्विक एडिट आता है, इसके अंदर आप चेंज कर सकते हो जो भी किसी पर्सन ने जो कमेंट किया है वो सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। उसका नाम चेंज कर सकते हो, उसकी ईमेल आईडी चेंज कर सकते हो, यूआरएल चेंज कर सकते हो। तो सीधे अपने बैकएंड से आप मैनेज कर सकते हो। इसको मार के स्पैम भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। और एडिट करने के लिए जस्ट एडिट पे क्लिक करना और जो इसकी इंफॉर्मेशन होगी वो चेंज कर सकते हैं। डेट वगैरह सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग मॉनिटर कर सकते हो। सो ये होता है कमेंट का पोर्शन। स्क्रीन ऑप्शन तो सेम होता है कि आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे सबमिटेड ऑन हटाना तो वो हट जाएगा, इन रिस्पॉन्स टू हटाना है तो ये हट जाएगा। सो कमेंट्स तक कोई क्वेश्चन है तो? अब आगे बात करते हैं तो एक पार्ट आता है अपीयरेंस का। अपीयरेंस क्या होता है? अपीयरेंस एक ऐसा पार्ट होता है वर्डप्रेस के अंदर जिसमें से हम अपनी थीम को ऐड करेंगे, थीम को इंस्टॉल करेंगे और जो अपने बिजनेस के लिए जो सबसे अच्छी थीम होती है उसको चूज करेंगे। अब यहाँ पे हम अपने थीम को ऐड भी कर सकते हैं और अपने नई थीम को ऐड कर सकते हो। जो पहले से हमारी जो थीम है उसको हम एडिट कर सकते हैं। सो अपीयरेंस के अंदर थीम्स के अंदर आओगे तो यहाँ पे आपको जितनी भी आज तक आपने थीम को इंस्टॉल की है वो सारी थीम दिखाई दी जाएगी जो आपने अभी तक डिलीट नहीं करी, जस्ट इंस्टॉल किया और उसको वहाँ पे छोड़ दिया तो वो सारी थीम आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो जाएगी।
जिस जो थीम आपकी वर्डप्रेस के ऊपर एक्टिव है उसके आगे कस्टमाइज का बटन आएगा, और जो वर्डप्रेस के ऊपर एक्टिव नहीं है उसके ऊपर एक्टिवेट का बटन आएगा। वो कहता है, एक्टिवेट का बटन कहता है कि आप इस थीम को एक्टिवेट कर लीजिए। ठीक है, तो अपने हिसाब से जो आपका बिजनेस है, जो आपने थीम को चूज किया है, केवल उसी थीम को यहाँ पे रखेंगे, बाकी थीम को हटा देंगे। आपको कोई नई थीम ऐड करनी है तो सिंपल ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड न्यू थीम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पे दिखाएगा टोटल नंबर ऑफ द थीम्स, पॉपुलर के अंदर जो भी चल रही है ट्रेंडिंग के अंदर। लेटेस्ट पे दिखाएगा कि लेटेस्ट के अंदर कितने थीम है। ब्लॉक थीम दिखाएगा कि ब्लॉक थीम के अंदर कितनी थीम है, फेवरेट कितनी, ये साथ ही यहाँ पे दिखाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमको एक डिजायर्ड थीम है। मान लीजिए आपने कोई थीम का नाम देखा कि ये थीम अच्छी है, उसको कैसे यूज करेंगे। सो जस्ट आपको यहाँ पे सर्च थीम पे क्लिक करना है। जो भी थीम आपकी, मान लीजिए आपको एस्टर थीम का यूज करना है, तो यहाँ पे एस्टर सर्च करना है, और एस्टर के रिलेटेड जितने भी वर्डिंग, जितने भी थीम होंगे वो सारे आ जाएंगे। अब मान लीजिए मेन ये एस्टर की थीम ये है। अब इंस्टॉल कैसे करेंगे थीम को? सिंपल आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो थीम आपकी इंस्टॉल्ड हो जाएगी। उसके बाद आपको एक्टिवेट पे क्लिक करना है। जैसे हम एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो थीम अपनी इंस्टॉल और एक्टिवेट हो गई है। अब क्वेश्चन आता है कि थीम को हम क्यों यूज करते हैं। बेसिकली जो थीम्स होती हैं वो अपना यूआई पार्ट को डिफाइन करते हैं कि आपका जो फ्रंट एंड पे जो पार्ट दिख रहा है वो कैसा दिखाई देगा। अब मान लीजिए यहाँ पे मेरे को ये जो पोस्ट दिखाई जा रही है, ये पोस्ट मेरे को दिखाई जा रही है इस लेआउट के अंदर, लेकिन जैसे ही मैं एस्ट्रा थीम का यूज करता हूँ तो यहाँ पे ये जो लेआउट होगी इस पोस्ट की वो चेंज हो गई है। ठीक है, तो ये होता है थीम्स का पार्ट। जैसे आप कोई और थीम इंस्टॉल करोगे तो वो जो लेआउट होगी वो डिफरेंट हो जाती है। सो थीम की लेआउट, जो वेबसाइट की जो लेआउट होती है वो डिपेंड करती है थीम पे कि आप किस थीम को यूज कर रहे हैं। और दूसरा ऑप्शन आता है कि थीम जब भी कभी भी आप ऐड करते हैं तो जो लेफ्ट हैंड में जो फीचर्स आते हैं, जैसे अभी ये बेसिक थीम है वर्डप्रेस के अंदर, इसमें थीम आ रहा है, एडिटर आ रहा है। जैसे ही आप दूसरी थीम को इंस्टॉल करोगे तो ये यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। ये देख रहे हो कि आप पैटर्न भी आ गया, कस्टमाइज आ गया, विडजेट आ गया, मेनू आ गया। तो ये वेरी करता है थीम टू थीम, मतलब जिस जिस टाइप की आप थीम ऐड करते जाओगे उस टाइप के यहाँ पे फीचर्स ऐड होते रहेंगे। अब बात आती है कि कैसे आप एक अच्छी थीम को चूज करोगे वर्डप्रेस के अंदर इंस्टॉल करने के लिए, कैसे आप अच्छी थीम को सिलेक्ट करोगे। तो हमेशा थीम को जब सिलेक्ट करने जाते हैं तो हमको कुछ फैक्टर्स अपने माइंड में रखने हैं। जैसे आप ऐड न्यू थीम पे क्लिक करोगे तो आपको काफ़ी थीम दिखाई दी जाएगी यहाँ पे। मान लीजिए आपको हेल्थ के रिलेटेड चाहिए तो आपको हेल्थ के रिलेटेड यहाँ पे सर्च करना है। अब हेल्थ के रिलेटेड सर्च करने के बाद आपको ये काफ़ी थीम दिख रही है। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए दिस थीम हैज़ नॉट बिन रेटेड येट, इसको कोई रेट नहीं किया है और वर्जन इसका ये है, इसको मैं छोड़ता हूँ अभी फ़िलहाल। दूसरी थीम देखता हूँ, नॉट रेटेड। मतलब जो ये इस टाइप की जो थीम आती है वो थीम बहुत कम यूज होती है, क्योंकि ये जो डिज़ाइन दिखाते हैं इस टाइप का डिज़ाइन नहीं होता, वो हमको मैनुअली क्रिएट किया जाता है। कुछ पॉपुलर थीम होती है जिसको हम सेलेक्ट करते हैं बेसिकली वर्डप्रेस की वेबसाइट क्रिएशन करने के लिए। एक अपनी एस्ट्रा होगी, फिर ओशन WP आ गई, ये थीम जनरेट प्रेस आ गई, इन थीम नेवी थीम होगी। ये थीम एक, यदि आप फ्री में वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं बिना परचेज थीम के तो आप इनको यूज कर सकते हैं। अब जैसे कोई भी आप थीम को क्लिक करते हैं, यहाँ पे एस्ट्रा पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रेटिंग आता है कि इसकी रेटिंग कितनी है, 5 स्टार है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द रेटिंग के बेस पे हम किसी भी थीम को सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस थीम की कितनी रेटिंग है। यहाँ पे जैसे इसकी 70 रेटिंग है तो इसके डिज़ाइन पार्ट कम आएगा, 4 स्टार है, 5 स्टार है। तो थीम को सिलेक्शन करने के लिए हमेशा रेटिंग का काम होता है। अब मान लीजिए आपको ये लग रहा है कि मेरे को एक बेसिक वेबसाइट क्रिएट करनी है, कंप्लीट एलिमेंटर से क्रिएट करनी है पेज बिल्डर के थ्रू, उसमें मेरे को थीम का कोई भी इम्पोर्टेंस फैक्टर नहीं है। तो एक थीम आती है, जब भी कभी आप एलिमेंटर पेज बिल्डर से करोगे तो उसके लिए हेलो एलिमेंटर थीम आती है। ये एक बेसिक थीम होती है हेलो एलिमेंटर, जिसके अंदर कोई कोड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये जब भी कभी आप बिल्कुल स्क्रैच से वेबसाइट को क्रिएट करोगे तब ये यूज होगी। जैसे आपको इंस्टॉल करते हो, एक्टिवेट करते हो, तो ये थीम अपनी इंस्टॉल और एक्टिवेट हो गई। अब तुम अपनी वेबसाइट को देखोगे तो तुम्हारी वेबसाइट की जो लेआउट होगी वो चेंज हो जाती है।
इसके अंदर कोई भी फालतू का कोड नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सब बिल्कुल फास्ट न्यू तरीके से है। ठीक है, तो ये पार्ट होता है थीम्स का, कि कैसे हम थीम्स को इंस्टॉल करते हैं, कैसे हम थीम को चूज करेंगे, वो सारी चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। सर एक चीज पूछना था। हाँ बोलो। सर अगर एक बार हम वेबसाइट किसी भी थीम पे मान लीजिए डिजाइन कर चुके हैं, तो उसके बाद भी कभी भी हम थीम को चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, उसमें आपका जो लेआउट होता है वो चेंज हो जाता है। नहीं कर सकते दोबारा बाद में? वो लेआउट चेंज हो जाएगा आपका ना पूरा। जी। यदि आपने कोई बेसिक थीम यूज की हुई है तो उसमें थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा, जो आप खुद मॉनिटर कर सकते हैं, खुद चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज आप कंप्लीट लेआउट चेंज नहीं कर सकते, कंप्लीट अच्छा, थीम चेंज नहीं कंप्लीट कर डाउन। सकते। जी जी। जैसे मैं तुमको एक दिखाई दूँ अभी फिलहाल ना, मतलब कहने का मतलब वही है कि तुम यहाँ पे देख रहे हो एलो एलिमेंट यूज करी तो इसका लेआउट पूरा चेंज हो गया है यहाँ पे, हो गया ना। जी। अब आप कोई दूसरी थीम यहाँ पे यूज करोगे, एक्स्ट्रा थीम यूज करी तो इसका जो लेआउट है वो पूरा अलग हो गया। तो सिंपल सी बात होती है यस कि सर। जब भी तुम कभी भी अपनी बनी बनाई वेबसाइट पर थीम चेंज करने जाओगे तो कंप्लीट चेंज हो जाएगी। ठीक है, 1 मिनट रुकना, ओके 1 मिनट में सर, ये कह रहे थे। हेलो। हाँ सर ये कह रहे थे कि जैसे मान लीजिए अभी फ्री की थीम लेके बना ले, हाँ और उसके बाद में कोई परचेज थीम लेना हो, उसका लेआउट ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा हो, हाँ। तो वो कर सकते हैं कि बाद में भी नहीं कर सकते हैं फिर उसको? तुम्हारा पूरा लेआउट चेंज हो जाएगा वेबसाइट का ना, तुमको दोबारा जो थीम परचेज करोगे उसमें मैनुअली स्क्रैच से काम करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब वही कंटेंट वगैरह उसमें डाल सकते हैं? हाँ वो डाल सकते हो। अच्छा अच्छा। मैन्युअली मतलब उसका जो थीम, जो अपीयरेंस है वो चेंज हो जाएगा, बट उसको हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग? हाँ, अच्छा अच्छा। कंटेंट वगैरह तुम फॉर्म वगैरह सब कुछ तुमको मैनुअली दोबारा से सेटअप करना पड़ेगा। जी जी। ठीक है, सो थीम आप कभी भी इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे आपके पास पैटर्न्स, कस्टमाइज, विडजेट, मेन्यूज, ये ऑप्शन आता है। अब मैं दिखा देता हूँ कि एक बार होते क्या गया। कस्टमाइज पे जब आप जाओगे तो कस्टमाइज के अंदर जो भी आपके ये साइट आइडेंटिटी, मेन्यू वगैरह जो ये चीज़ होती है टॉप की, फुटर की, जो विडजेट की साइड बार आता है, ये सारी चीज़ें आप कस्टमाइज के अंदर से मैनेज करोगे। अब विडजेट के अंदर आते हैं, विडजेट के अंदर जो भी ये राइट साइड का जो पार्ट होता है, जब भी आप किसी भी एक ब्लॉक को ओपन करोगे तो यहाँ पे एक राइट साइड का पार्ट आता है जो साइड बार होता है। वो साइड बार विडजेट के थ्रू आता है, वो हम सीखेंगे लगाना बाद में। मेन्यू होते हैं, मेन्यू जो टॉप पे यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड होते हैं ये वाले, ये सारे मेन्यूज होते हैं, जिसमें तुमको यहाँ पे है तो दिखाई दो। ये जो टॉप पे आ रहे हैं अबाउट अस कोर्सेज, इनको हम नेविगेशन भी कह सकते हैं, मेन्यू भी कह सकते हैं। और जो ब्लॉक के अंदर जो यहाँ पे राइट में आ रहा है, सर्च आ रहा है, कैटेगरी आ रहा है, और यहाँ पे ये जो नीचे राइट साइड में आ रहा है, इसको हम विडजेट भी कह सकते हो और साइड बार भी कह सकते हैं। इसको इसको मैनुअली बनाना पड़ता है साइड बार को? हाँ मैनुअली क्रिएट करना होता है, अच्छा वो अच्छा। दिखाएंगे उसमें ना क्लास के अंदर बाद में। ओके सर। अब आगे चलते हैं इसके अंदर, यहाँ पे ठीक। अब आगे आते हैं इसके अंदर थीम फाइल एडिटर। जब भी कभी भी आपको कोड के अंदर काम करना होता है तो वो कोड के अंदर काम यहाँ पे होता है। जो भी थीम आपने इंस्टॉल की हुई है वो सारी थीम यहाँ पे दिखा दी जाएगी। उस थीम को आपको जस्ट सेलेक्ट करना है, जो भी थीम पे आप काम करना चाहते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जितना भी उसका सोर्स कोड होता है वो सोर्स कोड यहाँ पे आ जाता है। इसमें दो फाइल मेन होती हैं, एक होती है header.php, दूसरी होती है footer.php। आपको हेड के अंदर कोई भी कोड ऐड करना है तो header.php की फाइल में आना है यहाँ पे, और यहाँ पे जहाँ पे आपका हेड बंद होगा, जैसे यहाँ से आपका हेड स्टार्ट हुआ है और यहाँ से आपका हेड बंद हो गया, तो जब भी कभी भी कोड आपको हेडर के अंदर ऐड करना है तो आप यहाँ पे जस्ट आके नॉर्मल पेस्ट कर सकते हो। अब दूसरा जो बॉडी के अंदर ऐड करना है, यहाँ पे बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे आपको ऐड कर देना है इसके नीचे।
एक स्पेस देके। तो जब भी कभी भी आप जैसे फेसबुक पिक्सल या गूगल एनालिटिक्स के लिए जो कोड ऐड करते हो किसी प्लगइन को इंस्टॉल करके, उसको ना करके आप सिंपल यहाँ पे आके कोड को ऐड कर दीजिए। ताकि उसका एक मेन बेनिफिट यही होगा कि एक तो आपका वहाँ पे प्लगइन स्पेस नहीं लेगा, और आपकी जो वेबसाइट होगी वो फास्टर चलेगी, मतलब ज़्यादा लोड भी नहीं रहेगा उस पर। अब आगे चलते हैं, आगे पोर्शन आता है प्लगइन का। हेलो हाँ बताओ। सर, ये पैटर्न्स कस्टमाइज विडजेट्स मेनूज एक बार बताएंगे सर कुछ? ये हर थीम का अलग अलग होता है। अभी जैसे हमने बताया है, अभी के लिए तुम इतना याद रख लो कि कस्टमाइज के अंदर जो पार्ट होता है ना, उसके अंदर जी वेबसाइट की सेटिंग चेंज करते हैं। चाहे वो जी हेडर जी। का पार्ट होते हैं, हेडर की इन्फो, फुटर की इन्फो, साइड बार वगैरह, कौन सा मेन्यू दिखाना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से करेंगे। जब हम वेबसाइट क्रिएट करेंगे तब दिखाऊंगा वो सारी चीज़ें कस्टमाइज के अंदर। विडजेट का पार्ट होता है जो तुम्हारे ये राइट साइड में जो साइड बार नहीं आता है, ये वाला जी सर्च का पार्ट, कैटेगरी, इन सभी को सेटअप करने का काम होता है। जब वेबसाइट क्रिएट करेंगे तब देखेंगे। जो नेविगेशन मेन्यू होता है वो ये होता है, जो अबाउट अस, कोर्स, जो मेन्यू का पार्ट है, उसको भी दिखाएंगे ओके। कैसे मेन्यू को क्रिएट करोगे, सब कुछ। जी सर। ठीक है। अभी के लिए जस्ट एक ओवरव्यू समझ लो, हाँ बस ये चीज़ होती है। प्लगइन का पार्ट आता है। प्लगइन क्या होता है, थीम से अलग होती है। थीम होती है वो बेसिकली लेआउट देती है कि कैसी आपकी वेबसाइट दिखाई देगी। प्लगइन का काम होता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर फंक्शनलिटी ऐड करेगा, लाइक फीचर्स ऐड करेगा। आपको कोई फॉर्म चाहिए तो उसके लिए आपको प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको कोई भी एक टेबल क्रिएट करनी है वर्डप्रेस के अंदर तो प्लगइन ऐड करना पड़ेगा। तो प्लगइन होता है ये। ठीक है। अब इसके अंदर तीन ऑप्शन है। एक होता है इंस्टॉल प्लगइन, जितने भी आपके प्लगइन पहले से इंस्टॉल है वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। अब एक्टिवेट करने का ऑप्शन और डिलीट करने का ऑप्शन आता है। बाय डिफ़ॉल्ट जब प्लगइन को जस्ट आप इंस्टॉल करते हो तो उसको एक्टिवेट करना होता है, सेम एज थीम। अब एक्टिवेट पर आप क्लिक करोगे तो ये प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा, यानी अपनी वेबसाइट के ऊपर ये काम कर सकता है। अब इसको डीएक्टिवेट कर दोगे तो इसका मतलब होता है कि जब ये प्लगइन वेबसाइट के ऊपर तो है बट काम नहीं कर सकता। डिलीट के क्लिक करने पे यहाँ पे जो प्लगइन होता है वो अपनी वेबसाइट से हट जाता है। ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप अपने प्लगइन को चेक कर सकते हैं, जो भी प्लगइन आपको चाहिए। हर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन्स होते हैं। अब आप कैसे एक अच्छे प्लगइन को चूज करोगे वो देखने के लिए, मान लीजिए आपको एक अच्छा पेज बिल्डर चाहिए। मान लीजिए कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए, आपको फॉर्म चाहिए, ठीक है। आपने फॉर्म ऐड करना अपनी वेबसाइट के अंदर जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। जैसे आपको फॉर्म टाइप करते हो तो आपको मल्टीपल यहाँ पे दिखते हैं, फॉर्मिनेटर फॉर्म्स, डब्ल्यूपी फॉर्म्स, उसके बाद तुमको कॉन्टैक्ट फॉर्म, फ्लुएंट फॉर्म, और यहाँ पे तुमको फॉर्मेडेबल फॉर्म्स, मतलब मल्टीपल टाइप के तुमको फॉर्म्स यहाँ पे दिखाई दिए जा रहे हैं। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस प्लगइन को चूज करोगे। देखिए जो आज के टाइम में जो ट्रेंडिंग में चल रहा है एज ए फ्री, वो कॉन्टैक्ट फॉर्म अच्छा चल रहा है और साथ के साथ डब्ल्यूपी फॉर्म भी। ये दोनों अच्छे चल रहे हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। बट एक मेथड होता है प्लगइन को चूज करने का। यहाँ पे सिंपल आप एक चीज़ देखनी है कि प्लगइन की रेटिंग कितनी है, और दूसरी क्या है, कंपेटेबल विद योर वर्जन ऑफ द वर्डप्रेस, कि आपके वर्जन जो आपने वर्डप्रेस का वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है उसके साथ ठीक है नहीं है, मतलब फिट हो जाएगा नहीं होगा। और ये देखना है कि लास्ट अपडेट कब हुआ है। यदि प्लगइन फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रहा है तो बेटर होता है। अदरवाइज जैसे कोई 2 से 3 साल पहले अपडेट हुआ है वो थोड़ा एक मतलब जो सिक्योरिटी के मामले में भी कम हो सकता है। अब यहाँ पे जैसे प्लगइन पे आप क्लिक करते हो तो ये विंडो दिखाता है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आता है, प्लगइन क्या क्या काम करता है वो सारी चीज़ें दिखाएगा। यहाँ पे इसके रिव्यू आएंगे, यहाँ से देख सकते हो कि कौन से लोगों ने क्या क्या कहा गया है। और फिर स्क्रीनशॉट के अंदर इसके कुछ फ्यूचर बताए जाते हैं कि आप कौन कौन से फ्यूचर्स इसके अंदर हो सकता है। तो प्लगइन को जब भी कभी भी हम इंस्टॉल करते हैं तो मेन 3 फैक्टर्स याद करना है। एक रेटिंग देखनी है, एक उसकी अपडेट कब हो रहा है, एक देख रहा है कि आपके वर्जन के साथ इंस्टॉल है या नहीं है। जैसे मान लीजिए वूकॉमर्स होता है, पीडीएफ। अब मान लीजिए वूकॉमर्स के अंदर मेरे को एक पीडीएफ का ऑप्शन चाहिए। अब मैं वूकॉमर्स के अंदर जब पीडीएफ का ऑप्शन देखने जाऊंगा तो मेरे पास मल्टीपल यहाँ पे दिखाई दिए जाएंगे प्लगइन।
अब सबकी रेटिंग चेक करनी है कौन सा अच्छा है, फिर आप इस पे क्लिक करके आप चेक भी कर सकते हैं कि मेरे को कौन सा ज़्यादा फीचर दे रहा है फ्री वर्जन में। यहाँ पे जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे दिखाता है प्रीमियम एडवांस में, प्रीमियम में क्या क्या मिलेगा आपको, ये एडवांस प्लगइन कौन कौन से, तो ये चीज़ें होती है जो देखनी पड़ेगी, टाइम टू टाइम आपको नॉलेज आती रहेगी इसको, बाकी चीज़ें हम इसमें बता देंगे। तो अब इसमें जैसे तुम नीचे आओगे, अब इसकी 2 स्टार रेटिंग है, इसको मोस्ट कम चांस है कि आपको इसको यूज करोगे, ठीक है। इस हिसाब से आप देखना है कि कौन से प्लगइन को हम यूज कर सकते हैं 3 फैक्टर्स के बेस पर, लास्ट अपडेट, कंपेटेबल, रिव्यू और कितने नंबर ऑफ एक्टिव इंस्टॉलेशन है, कि कितनी वेबसाइट पे अभी फिलहाल एक्टिव है। आगे आता प्लगइन फाइल एडिटर। प्लगइन फाइल एडिटर का मतलब होता है कि जो भी आपका प्लगइन है, जो भी आपने प्लगइन वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल, अभी कोई नहीं है ऐड न्यू प्लगइन, जैसे हम अभी डमी के लिए एक प्लगइन को इंस्टॉल एक्टिवेट कर लेते हैं। अब जैसे प्लगइन फाइल एडिटर के अंदर आप आए तो जो भी प्लगइन आपने इंस्टॉल किए हुए हैं उन सारी प्लगइन के नाम यहाँ पे दिखाएंगे, सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे जो सोर्स कोड है उसमें आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन नेसेसरी नहीं होती है यदि आप बिगनर लेवल पे हो, क्योंकि जो प्लगइन के अंदर कस्टमाइजेशन होती है वो कंप्लीट एक कोड के अंदर होती है, पीएचपी के अंदर, लारेबल के अंदर, ठीक है। तो वो हमेशा ध्यान में रख के चलना है अपने को कि हम बेसिक लेवल पे कभी भी प्लगइन पे कस्टमाइजेशन नहीं करेंगे। अगला पार्ट आता है यूजर का पार्ट आता है। यूजर्स के पार्ट के अंदर तुम यहाँ पे देख सकते हो कि तुम्हारी वेबसाइट के अंदर जितने भी यूजर्स रजिस्टर्ड है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर है, चाहे कंट्रीब्यूटर, एडिटर, कोई भी ऑथर, कोई भी रोल हो, वो सारे जितने भी रजिस्टर्ड यूजर होंगे वो सारे आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टेड किए जाएंगे। जैसे ही आप ऐड न्यू यूजर पे क्लिक करते हो तो आप एक नया यूजर अपनी वेबसाइट के ऊपर क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल के हिसाब से दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं एक अपना खुद का ही यूजर नेम क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे मैंने एक यूजर नेम क्रिएट किया, फर्स्ट नेम यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ और लास्ट नेम में यहाँ पे ऐड करना है, और वेबसाइट पासवर्ड जस्ट मेरे को ऐड करना है, जो भी पासवर्ड है, इसे ये पासवर्ड को भी के लिए मैं कॉपी कर रहा हूँ। और यहाँ पे आता है रोल्स, कि आप कौन सा रोल देना चाहते हैं। जो सब्सक्राइबर का रोल होता है वो होता है कस्टमर का रोल, जो भी कस्टमर आपके यहाँ से प्रोडक्ट वगैरह परचेज करते हैं उनके लिए सब्सक्राइबर का रोल यूज़ किया जाता है। कंट्रीब्यूटर आता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर वो कोई भी पेज वगैरह इन चीज़ों पे काम कर सकता है, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता है। ऑथर पोस्ट वगैरह लिखने के लिए आता है। एडिटर उसमें मॉनिटर कर सकता है कि कोई चेंज करना, कैटेगरी वगैरह चेंज करना। तो मतलब सारे रोल्स उसको परमिशन नहीं मिलती है। जो मेन रोल आता है जिसमें सभी परमिशन होती है कि वो सारे परमिशन मैनेज कर सके कंप्लीट वेबसाइट को, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर का रोल आता है। एडमिनिस्ट्रेटर, अभी के लिए हम एडमिनिस्ट्रेटर ही देख रहे हैं। स्मार्ट पासवर्ड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ऐड न्यू यूजर। जैसे मैं ऐड न्यू यूजर पे क्लिक करूँगा तो मेरा ये यूजर होगा वो ऐड हो जाएगा। अब हम इसको लॉगिन करके देखते हैं जो हमने यूजर क्रिएट किया वो कैसे क्रिएट लॉगिन करेंगे। आपको डोमेन का नाम लिखना है, स्लैश करके wp-admin लिखना है। अब आपको यहाँ पे यूजर नेम ऐड करना है जो हमने दिया था वहाँ पे, पासवर्ड यहाँ पे ऐड करना है और फिर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा डैशबोर्ड आ जाएगा। दोनों की प्रोफाइल अलग है, यहाँ पे info@amcham-solutions आ रहा है और यहाँ पे जो आपने नाम दिया था जनित यादव वो आ रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपने जो वर्डप्रेस का एडमिन का जो एक्सेस होता है वो आप किसी को भी दे सकते हैं इसके हिसाब से। अब जब हम एडमिनिस्ट्रेटर का जो हमने एक्सेस दिया था उसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन थे, जितने ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ये कंप्लीट पर्सन जो जनित यादव, ये एडमिनिस्ट्रेटर का रोल यदि इसके पास है तो ये कितनी भी सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ से चेंज कर सकता है। अब दूसरे रोल के देखते हैं कि अलग अलग रोल क्या होते हैं। एडिट पे आपको क्लिक करना है, जब भी कभी भी उसकी इंफॉर्मेशन चेंज करनी है तो एडिट पे क्लिक करके नए पासवर्ड भी दे सकते हो, सब कुछ दे सकते हो। रोल आता है, अब यहाँ से रोल को मान लीजिए मैं सब्सक्राइबर ऐड कर देता हूँ। अपडेट यूजर पे मैं क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे आकर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास केवल सब्सक्राइबर का रोल है। जो लेफ्ट हैंड पे मेरे पास मेन्यू आ रहे थे वो सारे मेन्यू मेरे पास हट गए हैं। मैं केवल खुद की प्रोफाइल को एडिट कर सकता हूँ यहाँ पे आके, कि मैं अपनी अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकता हूँ।
अब यहाँ पे मैं दूसरा रोल देता हूँ कंट्रीब्यूटर का। तो कंट्रीब्यूटर का काम क्या होता है, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो मेरी जितनी भी पोस्ट होगी उस पर मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, कि उसमें व्यू कर सकता हूँ मैं कैसी वो पोस्ट दिखाई दे रही है, जो भी मेरी कमेंट वगैरह आ रही है उनको मैं देख सकता हूँ यहाँ पे। तो बस मैं केवल यही चीज़ चेक कर सकता हूँ, हाँ ये चीज़ें हैं आपकी, देख के मेरे को रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। अगला जो रोल होता है ऑथर का होता है। हम देखते हैं ऑथर क्या कर सकता है। ऑथर के अंदर आप यहाँ पे पोस्ट के अंदर आओगे तो पोस्ट के अंदर जितनी भी आपकी पोस्ट वगैरह होगी, ऐड न्यू पोस्ट वगैरह, नई पोस्ट वगैरह, वो सारी पोस्ट क्रिएट कर सकता है। और यहाँ पे आप फोटो वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, सारी फोटोज वगैरह देख सकते हैं, कमेंट वगैरह भी देख सकते हैं यहाँ पे। ये सारी चीज़ें जो ऑथर का पार्ट होता है वो कर सकता है। अब आता है एडिटर का पार्ट। एडिटर क्या करेगा, अपडेट यूजर पे हम क्लिक करेंगे। एडिटर के अंदर वो पेज को भी मैनेज कर सकता है, पेज को एडिट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। पोस्ट के अंदर आके पोस्ट को भी एडिट कर सकता है। जब तुमने पहले 3 ऑप्शन देखे थे कंट्रीब्यूटर का, वो कोई नहीं कर सकते थे इस पार्ट को, ठीक है। तो ये पार्ट होता है, यदि आपको कंप्लीट रोल देना है तो वो एडमिनिस्ट्रेटर कर दीजिए। उसके बाद आपको पोस्ट पेज मैनेज करने के लिए हमेशा एडिटर का यूज कीजिए। अभी एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे कि यदि हम एक यूज़र को क्रिएट कर देते हैं फिर बाद में हम उसकी परमिशन को चेंज कर सकते हैं। तो वो जैसे हमने देखा है कि आपने अभी एडमिनिस्ट्रेटर का दे दिया, तो कल को जाके आप उसको एडिटर में भी चेंज कर सकते हो, आप उसको कंट्रीब्यूटर में चेंज कर सकते हो। सो ये यूजर का काम है कि इस हिसाब से हम अपनी वेबसाइट के ऊपर यूजर को मैनेज कर सकते हैं। अब हम सर देखते हैं उसको कि परमानेंटली हटा भी सकते हैं। हाँ, अब हम देखते हैं कि जो यूजर हमने क्रिएट किया है उसको हम कैसे डिलीट करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे। मान लीजिए हमने जनित नाम का यूजर नेम क्रिएट किया है। आप जस्ट मेरे को डिलीट पे क्लिक करना है, और दूसरा एक ऑप्शन होता है यहाँ पे सेंड पासवर्ड रिसेट। यदि वो पासवर्ड उसके पास भूल गया, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो उसके पास ईमेल चली जाएगी कि आप पासवर्ड को रिसेट कर सकते हैं। वो दूसरी ईमेल है ना, दूसरी ईमेल थी, मतलब आपके पास ईमेल आ जाएगी वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे इस पर डिलीट पे क्लिक करोगे रिमूव करने के लिए, अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं। एक आता है डिलीट ऑल कंटेंट, कि जितना भी इस यूजर ने कंटेंट को पब्लिश किया वो सारा डिलीट हो जाए। दूसरा आता है कि जितना भी इस कंटेंट, इस पर्टिकुलर पर्सन ने कंटेंट लिखा था, वो सारा कंटेंट मैं किसी दूसरे ऑथर को ट्रांसफ़र कर दूँ। जब आप डिलीट पे करोगे तो इसने जितने भी पोस्ट, जितने भी पेज क्रिएट करे वो सारे हट जाएंगे। एट्रीब्यूट पे क्लिक करोगे तो जो आपका पहले से यूजर होगा, जो पहले से ऑथर होगा, उसके पास ये सारी चीज़ें आ जाएगी। जैसे ऑथर को आपने साइन कर दिया, कंफर्म डिलीशन पे क्लिक करना और आपका जो यूजर है वो हट जाएगा। अब जो मैंने लॉगिन की थी यहाँ पे, अब ये कह रहा है यूर सेशन हैज़ बीन एक्सपायर्ड। आपका जो सेशन है वो एक्सपायर्ड हो चुका है। मैं पासवर्ड एंटर करता हूँ, मैं अपना यूजर नेम एंटर करता हूँ जो मैंने वहाँ पे पहले एंटर किया था। अब मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ तो ये दिखाता है दिस यूज़र नेम इज़ नॉट रजिस्टर्ड ऑन दिस साइट, कि जो यूज़र नेम आप रजिस्टर करना चाहते हो वो साइट पे नहीं है। ठीक है, सो वर्डप्रेस के अंदर ये होता है यूजर का पार्ट। अब आगे आते हैं हम, इसमें आता है टूल्स का पार्ट। टूल्स एक छोटा मोटा काम होता है जिसके थ्रू हम अपनी, हाँ बताओ। सर प्रोफाइल में क्या बताया था आपने? प्रोफाइल के अंदर तो वही होता है कि यूजर अपनी खुद की प्रोफाइल को देख सकता है, यहाँ पे वो अपनी इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकता है। ओके सर। वही नॉर्मल सा होता है, जैसे और ऐड यूजर करते हैं ना, तो उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं उसमें कुछ चेंज करना होता है वो कर सकता है। वो जो हमने पहली क्लास ली थी उसमें यहाँ से एडिट प्रोफाइल के अंदर भी देखा था। सर जैसे सर हम्म जैसे अगर हमें किसी और से वेबसाइट बनवाना हो तो उस कंडीशन में हमें क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटर का आपको रोल देना पड़ेगा उसको। एडमिनिस्ट्रेटर का देना पड़ेगा? हाँ अच्छा, मतलब कंप्लीट रोल उसको देना पड़ेगा, उसके बाद फिर हाँ, क्या कर सकते हैं फिर? क्योंकि वो प्लगइन वगैरह सब कुछ मॉनिटर करेगा ना वहाँ पे।
हम्म। तो उसको नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर जैसे मान लीजिए स्क्रैच से हमें वेबसाइट किसी दूसरे से बनवाना है, तो हमें क्या सावधानी मतलब बरतना चाहिए, या क्या कैसे क्या किया जा सकता है कि बाद में इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना वो क्रिएट कर सके? नहीं, जैसे एक तो होता है कि आप वर्डप्रेस खुद इंस्टॉल करके दो उसको। ठीक है, जैसे आपका काम जी। हो गया, मतलब काम हाँ। करवाने जा रहे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया, तो उसके नाम से एक अलग से यूजर नेम क्रिएट कर दो। अब अलग से यूजर जी। नेम उसने क्रिएट कर दिया, अब वही यूजर नेम उसको दो जो यूजर का एक्सेस है। अब बाद में जब हम्म। उसने काम कंप्लीट करके दे दिया, उस यूजर को आप हटा दो, फिर वो आपकी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएगा वहाँ से। अच्छा। बाकी मतलब ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे अभी आपने यूजर को दिया था, इसी तरीके से देना होगा। हाँ इसी टाइप से एक्सेस देके जब कल को काम खत्म हम्म। हो जाए तो उसको डिलीट कर दो एक्सेस को। अच्छा, तो उसको कौन सा रोल देना होगा सर? एडमिनिस्ट्रेटर। मेन रोल देना होगा हाँ, मतलब जो एकदम। कंप्लीट एक्सेस वेबसाइट का। अच्छा। उसके बाद वहीं से आके उसको मतलब इस यूजर को डिलीट कर देना है। हाँ, ओके सर। वैसे तो कौन वो करेगा जिससे आप काम करवाते हो बाद में तो। वैसे तो बेस्ट तो हम्म। यही होता है कि खुद अलग यूजर की नेम क्रिएट कर दो उसके लिए, एडमिनिस्ट्रेटर का रोल देके, और उसी को डिलीट कर देना। फिर वो एट्रीब्यूट हो जाएगा, जितना भी कंटेंट होगा ना वो आपके साथ एट्रीब्यूट हो जाएगा। यस सर। आगे चलते हैं, टूल्स का पार्ट आता है। टूल्स और सेटिंग अपने आप में दो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ होती है। टूल्स के अंदर आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले अवेलेबल टूल्स का ऑप्शन आता है कि कौन कौन से टूल्स आपके पास अवेलेबल है। कैटेगरी एंड कन्वर्टर इसको हम यूज़ नहीं करते हैं। मेन आता है इंपोर्ट का और एक्सपोर्ट का। इन दोनों का काम क्या होता है कि आपकी मान लीजिए ब्लॉगर पे वेबसाइट है, या फिर आप लाइव जर्नल पे यहाँ से कोई कंटेंट को पिक करके इस पे एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए होता है। दोनों का काम देखते हैं। मान लीजिए अभी हमारी पोस्ट कितनी है इसके अंदर, अभी अपनी 2 पोस्ट है पब्लिश। ठीक है, और यहाँ पे मैं आया एक्सपोर्ट पे मैंने क्लिक किया। अब मैं अपनी जितनी भी मैंने आज तक पोस्ट पब्लिश की है उन सभी पोस्ट को मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो मेरे को डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे सेव जो फाइल होगी वो मैंने पोस्ट मतलब सारी डाउनलोड कर लिया। अब जो इसी हिसाब से मैं पोस्ट को भी डाउनलोड कर सकता हूँ, पेज को भी कर सकता हूँ, मीडिया को भी कर सकता हूँ। अब मैंने पोस्ट की, यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो कि कौन सी कैटेगरी की करनी है, कौन से ऑथर की करनी है, कौन से डेट की करनी है, वो अपने हिसाब से उसको एक्सपोर्ट कर सकता है। अब मेरे पास कितनी पोस्ट है, यहाँ पे 2 है, तो ये मेरी दोनों पोस्ट होगी वो अब वहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। अब इन दोनों पोस्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस जो मैंने पोस्ट डाउनलोड करी थी उसको इम्पोर्ट करूँगा। टैब्स में गया, टैब्स में से मैं इसको डिलीट परमानेंटली पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये मेरी पोस्ट है वो डिलीट हो चुकी है। अब मैं टूल्स के अंदर गया, इंपोर्ट के अंदर गया। जैसे मैं इंपोर्ट के अंदर गया, अब वर्डप्रेस से करूँगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे जो पोस्ट को मैंने एक्सपोर्ट किया किसके थ्रू, वर्डप्रेस के थ्रू किया। तो यहाँ पे वर्डप्रेस पे मैंने क्लिक किया, इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले इसका एक्सटेंशन। अब रन इंपोर्टर पे मैं क्लिक करूँगा। अभी देख सकते हो तुम इसमें कोई भी पोस्ट नहीं है, यानी पोस्ट अपनी 0 है। जो पोस्ट हमने इसमें से एक्सपोर्ट करी थी उन्हीं को इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इंपोर्ट पे मैं क्लिक करूँगा, जो फाइल यहाँ पे डाउनलोड होके आई थी उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे, अपलोड फाइल एंड इंपोर्ट। यहाँ से आपको ऑथर चूज करना है, जो भी यूजर होगा उसको चूज करना है, डाउनलोड एंड इंपोर्ट फाइल अटैचमेंट, सबमिट, ऑल डन। ठीक है, अब पोस्ट के अंदर तुम आओगे तो जो 2 पोस्ट हमने वहाँ पे एक्सपोर्ट करी थी वही सेम पोस्ट आपकी इंपोर्ट हो जाएगी। इन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम होता है कि जबकि आपको दूसरी वेबसाइट से जितनी भी पोस्ट है उनको यहाँ पे इंपोर्ट करना है, यहाँ पे ऐड करना है, तो उसके लिए आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। हेलो। हेलो हाँ, सर, एक बार एक्सपोर्ट इंपोर्ट फिर से बता सकते हैं? देखिए एक्सपोर्ट का काम होता है कि आपकी जो वेबसाइट पे जितना भी कंटेंट होता है, चाहे वो पेज हो, चाहे पोस्ट हो, चाहे मीडिया हो, चाहे आपके प्लगइन्स का जो डाटा होगा, उन सभी को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब होता है कि जैसे मान लीजिए लर्न विद डिजिटल जनित एक डोमेन है। ठीक है, अब संजय डॉट लर्न विद डिजिटल जनित डॉट इन ये दूसरी डोमेन है। अब मेरे को जी लर्न विद डिजिटल जनित डॉट इन से डाटा को मेरे को संजय डॉट लर्न विद डिजिटल जनित डॉट इन पे करना है। तो जी जी। उसके लिए मैं पोस्ट को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करूँगा। यदि मैं सिंगल बाई सिंगल पोस्ट को मैं क्रिएट करूँगा तो मेरे को काफ़ी टाइम लग जाएगा। 100 पोस्ट है, बार 100 फिर पोस्ट। से कर ये एक्सपोर्ट फाइल एक बार फिर से करके देखिए अभी मेरे पास पोस्ट कितनी है, 2 पोस्ट है यहाँ जी पे।
2 पोस्ट है, दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ पहले। नहीं 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 नहीं, एक डिलीट कर दिया। टेस्ट के अंदर मैं गया, जी डिलीट परमानेंटली। अब मैं एक्सपोर्ट के अंदर गया, टूल्स के अंदर, एक्सपोर्ट के अंदर, तो जो फाइल हमने एक्सपोर्ट करी थी, जैसे पोस्ट के अंदर आप जाओगे, सिंपल डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल पे क्लिक करोगे तो फाइल आपकी डाउनलोड हो जाती है, एक्सपोर्ट वाली। यानी इस वेबसाइट के अंदर मेरी जितनी भी पोस्ट है वो सारी वहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है। ओके अब इंपोर्ट का पार्ट आता है। इंपोर्ट का पार्ट होता है कि जो फाइल आपने डाउनलोड की है वो उसको आप इंपोर्ट करनी पड़ेगी। जितनी भी पोस्ट है वो सारी इंपोर्ट करेंगे। अभी मेरे पास कोई भी पोस्ट नहीं है, तुम यहाँ पे देख सकते हो, एक भी पोस्ट नहीं है। अब जी मैंने वर्डप्रेस से डाउनलोड की है ना, वो जितनी भी फाइल है मैंने वर्डप्रेस से डाउनलोड किया है, तो मैं केवल वर्डप्रेस का एक्सटेंशन इंस्टॉल करूँगा। यदि मैं RSS फीड को इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ तो RSS के एक्सटेंशन को ऐड करूँगा। ठीक है। ब्लॉगर से जी करूँगा तो ब्लॉगर के एक्सटेंशन को इंस्टॉल करूँगा। अभी मैंने वर्डप्रेस की पोस्ट को इंपोर्ट किया, तो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके फिर आपके पास यहाँ पे रन इंपोर्टर का ऑप्शन आ जाएगा। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे, जो फाइल आपने डाउनलोड करी है उस फाइल को सिलेक्ट करना है, अपलोड फाइल पे क्लिक करना है। अब जो जी आपने यूजर क्रिएट करे थे, उस यूजर को जो कंटेंट आप इंपोर्ट कर रहे हो वो किसको देना चाहते हो कि इस यूजर ने कंटेंट लिखा है, तो वो यूजर नेम सेलेक्ट करना है और डाउनलोड एंड इंपोर्ट फाइल अटैचमेंट पे टिक करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप ये करोगे तो आपकी जो जो पोस्ट आपने वहाँ से डाउनलोड की थी वो ये इंपोर्ट हो जाएगी। ओके ये काम क्यों क्यों मतलब यूज में क्यों लिया जाता है, क्योंकि जब भी आप कभी भी मान लीजिए 100 वेब पोस्ट को एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए यूज किया जाता है। यदि उसको मैनुअली 1 बाय 1 क्रिएट करने लगोगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। एक ओके बल्क में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है। अब होता क्या है कि मान लीजिए आपके पास 2 लेआउट की वेबसाइट है। जैसे आसिफ ने पहले पूछा था कि आज मैंने एक लेआउट में वेबसाइट क्रिएट करी, कल को मैं उसके लेआउट दूसरे में चेंज करना चाहता हूँ। बट जितनी भी मेरी पोस्ट है वो सारी मैं सिंपल एक्सपोर्ट करके वहाँ पे इंपोर्ट कर दूँ। एक नॉर्मल ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहा हूँ, मतलब मेरी एक मेन वेबसाइट है जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी प्रोवाइड करता है, उसके अंदर मैंने 1000 पोस्ट ऐड की हुई है। अब उस 1000 पोस्ट को मैं वहाँ से हटा के एक दूसरी वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग वेबसाइट, तो उसके अंदर मैं एक्सपोर्ट कर दूँ। मतलब यही होता है कि आप एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट सर में। यहाँ डुप्लीकेसी का कोई इशू नहीं आएगा? वहाँ तो हटा दोगे ना यहाँ से तो। अच्छा, यहाँ से हटा देंगे, हाँ, तब नहीं आएगा। हम्म। जी। शिफ्ट करना चाह रहे हो तो उस केस में यूज़ कर सकते हो। यस सर। साइट हेल्थ आता है। साइट हेल्थ बताता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर क्या क्या इश्यू आ रहे हैं, क्या क्या आपको एक्शन लेने हैं। जैसे एक क्रिटिकल इश्यू है, इसके अंदर देख सकते हो कि ऑटोमेटिक अपडेट, मतलब जो प्लगइन का ऑटोमेटिक अपडेट है वो एनेबल, नो वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ये क्रिटिकल इश्यू है, इनको आप देख सकते हैं। ये आप बताते हैं कि आपको कौन सी थीम इंस्टॉल करनी चाहिए। आपकी वेबसाइट पे 5 थीम इंस्टॉल है, और ये मतलब बताता है कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या इश्यू आ रहे हैं, उन चीज़ों को बताता है। इन्फो पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे सारे दिखा देगा कि आपकी डायरेक्टरी का है, डायरेक्टरी का साइज कितना है, कितनी एक्टिव, कौन सी एक्टिव थीम है, इनएक्टिव थीम कौन कौन सी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे देगा। डाटाबेस सर्वर के बारे में, मीडिया हैंडलिंग, एक्टिव प्लगइन, सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा देता है साइट हेल्थ के अंदर। ये दोनों अपने काम के होते नहीं है। एक्सपोर्ट और पर्सनल डाटा, यहाँ पे जो आपका डाटा होता है यूजर्स का वो वहाँ पे एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब बात आती है सेटिंग की। इस सेटिंग के अंदर सबसे जो पहला पार्ट आता है वो आता है यहाँ पे साइट टाइटल। जो भी आपको टॉप पे दिखाया जाता है लर्न विद डिजिटल जनित, वो होता है साइट टाइटल। जैसे मैं वेबसाइट को व्यू करता हूँ फ्रंट एंड पे, तो मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ पे, लर्न विद डिजिटल जनित .in केवल, तो ये होता है साइट टाइटल। अब इसको मैं जैसे मान लीजिए केवल .in को हटा देता हूँ और इसको मैं नीचे आके सेव पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो मेरे को दिख रहा है लर्न विद डिजिटल जनित। तो यहाँ से आप अपने साइट टाइटल को चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। सर यहाँ टैगलाइन पे आती है। हाँ। सर 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 यहाँ पे जो साइट टाइटल है वो स्मॉल लेटर में है, तो क्या इसको हम कैपिटल में कर सकते हैं? कोई वर्ड जैसे आगे का या मतलब मिडिल का, कुछ या भी कर कोई भी? सकते हो आप। जैसे लर्न लिखा मैंने, जी। LEARN, विद लिखा, ठीक है, और DJ लिख दिया नॉर्मल फॉर्म में। अब इसको मैं सेव जी। करूँगा तो मेरा इसी हिसाब से वो रिफ्लेक्टेड हो जाएगा।
तो सर यहाँ पे डोमेन नेम ही होता है साइट टाइटल में, बेसिकली तो वही होता या है, हम आपका कुछ बिजनेस का नाम क्या है। जैसे कोई भी अमजम जी सॉल्यूशंस है तो अमजम सॉल्यूशंस आ गया, डिजिटल अभी जेनिट है डिजिटल अभी क्या जेनिट। है सर, अभी क्या है सर, इसको मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे जो रैंक मैथ या अरे एसईओ प्लगइन होती है, वहां से जो टाइटल डालते हैं अपने लोग, वो कीवर्ड उसमें होता है। हाँ, हाँ। और ये हमारा साइट टाइटल नेम होता है, तो हम्म। दोनों का मिक्स करके आ रहा है, मतलब ये साइट टाइटल नेम हमारे में आगे आ रहा है और कीवर्ड हमारे में उसके बाद आ रहा है। वो अलग चीज़ होती है, वो तो आगे पीछे होता रहता है। वो तो एसईओ के जो एल्गोरिथम होते हैं ना, वो अपने हिसाब से भी उसको दिखा देते हैं। अच्छा अच्छा, उसका कोई तो मतलब यहाँ नहीं पे मतलब होता। कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे हम कैपिटल उसको कर सकते हैं। हाँ, यहाँ से कर सकते हो। इसका मतलब ये होता जैसे है कि जैसे जैसे आपने लर्न लिखा, लर्न में एन इस्तेमाल किया है लास्ट में, उसको भी एक वर्ड को कैपिटल कर सकते हैं। हाँ, किस जैसे कोई भी आगे कर का लो, चाहिए तुम पूरे कैपिटल कर लो, चाहिए तुम किसी हिसाब से भी तुम कर लो। अब जैसे एल कैपिटल कर दिया, जी, अपना एल कैपिटल आ गया। नहीं एन के बाद एन कैपिटल कर दिया सर, और लर्न में जो लास्ट में एन है उसको अगर कैपिटल करना चाहे तो इससे कोई इश्यू तो नहीं क्रिएट होता है। कोई इश्यू क्रिएट नहीं होगा, वो चाहिए तुम कोई भी कर लो, अपर केस लोअर केस, बट बेटर यही होता है कि अच्छा एक स्टार्टिंग का लेटर होता है वही कैपिटल रखते हैं। यदि आप अपने बिजनेस का नाम यूज कर रहे हो तो सारे कैपिटल में भी यूज कर सकते हो। जी जी ठीक है। अब ये जो साइट टाइटल का क्या होता है, जब तुम कभी भी अपने एसईओ प्लगइन के थ्रू मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन अपडेट नहीं करते हो तो उस टाइम ये टाइटल यूज होता है, जी, बाय डिफ़ॉल्ट दिखा दे। टैगलाइन होता है कि आप यस अपने बिजनेस को एक छोटे अक्षरों में बता सकते हो कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। वो इसी के साथ दिखाया जाता है। जैसे लर्न विद डीजे डेस्ट टैगलाइन आ जाएगी। आगे आता है साइट आइकन। साइट आइकन जो होता है वो आपकी वेबसाइट के टॉप पे रिफ्लेक्टेड होता है। इसको जैसे मैं क्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं सेव चेंज पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पे जो टॉप पे आपको नहीं दिख रहा है एक आइकॉन सा हल्का सा जो फोटो में ऐड करेंगे, ये वाला, यस सर। इसको हम कहते हैं साइट आइकन। तो इस यहाँ से आप अपनी वेबसाइट के साइट आइकन को चेंज कर सकते हो। ये आती है वर्डप्रेस यूआरएल और ये आती है साइट यूआरएल। ये जो होती है वर्डप्रेस यूआरएल, ये अपनी होती है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी, जहाँ पे आपकी फोल्डर पे जो वर्डप्रेस लिखा इंस्टॉल हो रखा है ना, वो होती है। साइट एड्रेस होता है जो आप फ्रंट एंड पे जो ये लर्नवे डिजिटल जर्नल .in लिख रहे हो। मतलब होता है क्या है, ये फोल्डर का पाथ होता है कि कौन से फोल्डर के अंदर आपकी वेबसाइट वहाँ पे होस्टेड है। इस पाथ को आप चेंज भी कर सकते हो। मान लीजिए एक फोल्ड आप दूसरे फोल्डर से वर्डप्रेस की जो फाइल होती है उनको यहाँ पे कॉल करवा सकते हो। एक बिगिनर लेवल पे कोई नीड नहीं होती इसकी। एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल आईडी आती है। एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल आईडी जो भी आपकी मेन एडमिन की मेल आईडी होती है वो रिप्रेजेंट करती है। इसको आप चेंज भी कर सकते हो किसी भी टाइम पे। ये मेंबरशिप आती है। सर यहीं पे एक क्वेश्चन और था, यहीं पे ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल आईडी है, जो हमारा वेबसाइट पे जो फॉर्म लगा होता है, ये इसी ईमेल आईडी पे आता है नहीं, अगर वहां से कोई चेंज कर सकते हो लीड फॉर्म वगैरह में। सबमिट कर रहा है तो? फॉर्म में आप डिफरेंट ईमेल आईडी ऐड कर सकते हो। यदि आप ईमेल आईडी अपडेट नहीं कर रहे हो बाय डिफ़ॉल्ट है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसी पे आएगा। जैसे मान लीजिए सर, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल आईडी एड्रेस है, यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस हमारा पड़ा हुआ है और जो हमारे वेबसाइट पे फॉर्म लगा है, वहां से कोई लीड सबमिट करेगा तो ये इस ईमेल आईडी पे आएगा या किस ईमेल आईडी पे जाएगा? भाई उसमें वही कह रहा हूँ मैं, जैसे तुम फॉर्म पे जाओगे तो फॉर्म के अंदर आप कस्टम ईमेल आईडी भी ऐड कर सकते हो। यदि तुम वहाँ पे अच्छा साइट अच्छा एडमिन ईमेल लिखोगे तो साइट एडमिन ईमेल के अंदर इस ईमेल आईडी पे आएगा। यदि तुम मैनुअली कोई ईमेल ओके। आईडी लिख रहे हो जैसे amjamsolutions.com या फिर कुछ भी लिख रहे हो तो वो उस ईमेल आईडी पे जाएंगे। वो डिस्कस करेंगे अभी जो फॉर्म पे आएगा ना। जी जी सर, जी सर। और इस ईमेल आईडी को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं ना हाँ, सर? ये कभी जैसे भी चेंज हमारी कर सकते हो। हमारे में अभी जब हम डोमेन और होस्टिंग परचेज किए हैं सर, तो जो जो ईमेल आईडी से परचेज किए थे वही ईमेल आईडी इसमें आ रही है, और बार बार वो अपडेट के लिए मांग रहा है, तो उसको हम चेंज कर दें अपने काम, मतलब जो जिस नाम से लिए वो तो हैं उस नाम मांगता से कर रहेगा। दें? वो तो हर वीक में हर उतने सप्ते में दिखाता रहता है। वो आप अपडेट करना चाहते हो तो उसको जस्ट आप स्किप करके चल जा सकते हो आगे। अच्छा अच्छा सर, ओके ओके। अब मेंबरशिप आता है। मेंबरशिप क्या होता है कि कोई भी पर्सन एनीवन कैन रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो कोई भी पर्सन आके आपकी वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर कर सकता है। वो अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है। और जैसे कोई न्यू यूजर रजिस्टर करता है तो उसको आप कौन सा रोल देना चाहते हो बाय डिफ़ॉल्ट वो यहाँ पे होता है। बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा सब्सक्राइबर रोल अच्छा होता है। साइट लैंग्वेज आता है। ये बताता है कि आपकी वेबसाइट किस लैंग्वेज में है, वो चीज़ आप यहाँ से चूज कर सकते हैं।
टाइम जोन आता है, अपने एरिया के हिसाब से जो आपका टाइम जोन होता है उसको आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। ये डेट का फॉर्मेट होता है कि किस फॉर्मेट में आपकी वेबसाइट डेट दिखाएगी। जो आप पोस्ट के साइड में देखते हो किस डेट को शेड्यूल वगैरह करना है, वो सारी चीज़ें। टाइम फॉर्मेट आता है, वीक कौन से वीक से स्टार्ट होगा, कौन से डे से, वो चीज़ें बताई जाती है। सर तो एक चीज और पूछना था सर। सर वही एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल आईडी से रिलेटेड। सर जैसे ये जो ये एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल आईडी है, ये किस लिए होती है? इस पे मतलब क्या अपडेट वगैरह आता है? इसके अंदर जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन आएगी, कोई प्लगइन पे अपडेट है, कोई प्लगइन पे वायरस आ रखा है, वो सारी इंफॉर्मेशन अपनी यहाँ पे आएगी। कोई प्लगइन इस की ईमेल वजह आईडी से पे आएगी? वेबसाइट में क्रिटिकल एरर आ गया, कोई थीम की वजह से आ गया, कोई नई प्लगइन पे कोई इशू आ रहा है, सब चीज़ें इस मेल आईडी पे आएगी। ओके सर। अब ये होता है जर्नल का पार्ट। दूसरा पार्ट आता है राइटिंग का पार्ट। राइटिंग का पार्ट होता है कि ये बेसिकली ब्लॉग के लिए काम किया जाता है। राइटिंग का पार्ट जो होता है, जैसे तुम अनकैटेगराइज कैटेगरी की बात कर रहे हो, तो कि कौन सी कैटेगरी अनकैटेगराइज को हम डिलीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। पोस्ट के अंदर तुम जाओगे, कैटेगरी का पार्ट होता है जहाँ पे तुमको कैटेगरी दिखेगी, कैटेगरी अनकैटेगराइज है, बाकी को तुम डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, बट इसके अंदर डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले करना क्या होता है, इसमें से हमको दूसरी कैटेगरी को डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी क्रिएट करना होता है और जस्ट सेव चेंज पे क्लिक करना होता है। अब यहाँ से क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग की जो कैटेगरी है वो डिफ़ॉल्ट हो चुकी है, उसको हम डिलीट नहीं कर पाएंगे। बाकी जो अनकैटेगराइज कैटेगरी है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप एक कैटेगरी को कॉमन क्रिएट कर सकते हो और बाकी को वहाँ पे हटा सकते हो। इसका मतलब सर एक कोई ना कोई कैटेगरी हमें बनाना पड़ेगा हाँ, इसको डिफ़ॉल्ट डिलीट रखनी करने के पड़ेगी। लिए। जी जी। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला पोजीशन आता है। बाकी तो सब चीज़ सेम होती है, कौन सा एडिटर लेना चाहते हो। दो एडिटर की जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी, क्लासिक एडिटर और ब्लॉक एडिटर, जिसको हम गुटनबर्ग एडिटर भी कहते हैं। और ये आता है कि अलो यूजर टू स्विच एडिटर। यदि आप इसको ऑन कर देते हो तो जहाँ से आप पोस्ट लिख रहे हो तो उसमें से एडिटर चेंज कर सकता है कि वो कौन सा एडिटर में जाना चाहता है। रीडिंग पे क्लिक करते हैं तो रीडिंग के अंदर यहाँ पे आता है कि होम पेज होता है वो सबसे पहले क्या डिस्प्ले करेगा। जैसे हम अपनी वेबसाइट को व्यू करते हैं तो अभी क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पे पोस्ट दिखाई दे रही है। ये किसके थ्रू आ रही है, इस ऑप्शन के, यूर लेटेस्ट पोस्ट। जब आप इसको स्टैटिक पेज पे क्लिक करके कोई पेज को सिलेक्ट कर लेते हो और सेव चेंज पे क्लिक कर लेते हो तो यहाँ पे वो पेज आ जाएगा होम पेज के ऊपर। तो जो भी पेज आप फ्रंट एंड पे दिखाना चाहते हो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ब्लॉग दिखाता है कि एक बार में कितनी पोस्ट दिखानी है, फीड मोस्ट रिसेंट कितने दिखाने, वो सारी चीज़ें होती है। मेन तो यही होता है कि आपका जो होम पेज आएगा, जो आपका डोमेन होगा, उस डोमेन के अंदर क्या दिखाना चाहते हैं। आप पोस्ट दिखाना चाहते हो तो पोस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, स्टैटिक पेज दिखाना चाहते हैं तो स्टैटिक पेज को सिलेक्ट करके पेज सिलेक्ट कर लीजिए। आगे एक इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आता है, दैट इज द सर्च इंजन विजिबिलिटी। इसका काम होता है कि यदि आप इसको चेक कर देते हो तो आपकी जो ये वेबसाइट है सर्च इंजन के अंदर इंडेक्स नहीं होगी, ना तो गूगल के क्रॉलर्स इस पे आएगा। मतलब जितने भी वेबसाइट के आपके पेज, कैटेगरी के पेज जो भी होंगे, सभी के ऊपर नो इंडेक्स नाम का टैग लग जाएगा। नो इंडेक्स होता क्या है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। सर इसका मतलब जब तक हमारी वेबसाइट रेडी हो रही है तब तक इस पे हमें टिक करे रहना चाहिए ना? हाँ, ताकि आपके जो पेज मतलब वगैरह इंडेक्स ना हो। मान लीजिए जब तक हम अभी अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो इसको टिक करके ही रखना चाहिए ना सर? हाँ, और जब जब कंप्लीट, क्रिएशन में, जब तक अपलोड नहीं हो रही हो, फाइनल नहीं हो रही है। जब पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए तब इसको वो कर दें। हाँ अंश, जी जी सर। यहाँ जी पे सर। डिस्कशन के टैब आते हैं। डिस्कशन के अंदर जो भी हमने कमेंट का पार्ट देखा था उसके अंदर ये चीज़ें आती है कि कमेंट कब कर सकता है, वो सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से उसको देख सकते हैं कि आपको क्या क्या रखना है। मान लीजिए कोई भी डिफ़ॉल्ट, मान लीजिए यदि कोई ब्लॉग लिंक है उस पोस्ट के साथ तो नोटिफाई क्लिक करे, सबमिट पीपल कमेंट कर सके न्यू पोस्ट पे, तो ये कुछ सेटिंग होती है, वो अपने हिसाब से उसको मॉनिटर कर सकते हैं आप यहाँ से। बाकी मीडिया का पार्ट आता है। मीडिया का पार्ट होता है कि जब भी कभी भी आप एक फ़ोटो को मीडिया के अंदर, वर्डप्रेस के अंदर इंस्टॉल करते हो तो उसके मल्टीपल साइज आते हैं। जैसे मैं तुमको दिखाऊँ, यहाँ पे मैं पोस्ट के अंदर मैं गया और यहाँ पे एडिट पोस्ट पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये फ़ोटो है मेरी। इस फ़ोटो को जब मैं एडिट करूँगा ना तो मेरे पास यहाँ पे साइज़ दिखाए जाएंगे। एडवांस ऑप्शन इसके अंदर नहीं है। ऐड
एड मीडियम, जैसे यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन दिखाई जा रहे हैं नीचे साइज का, इस साइज के अंदर तुमको दिखाया जा रहा है 150 बाई 150 पिक्सल, 300 बाई थंबनेल, मीडियम, फुल साइज। तो इस हिसाब से तीनों तुम ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो, थंबनेल, मीडियम और फुल साइज। तो ये पार्ट होता है कि यहाँ से आपकी जो साइज मॉनिटर होते हैं कि आपके जब फोटो अपलोड करोगे तो 3 साइज में आप उसको करोगे, एक होगा थंबनेल, दूसरा मीडियम, तीसरा लार्ज साइज। जैसे मान लीजिए कोई तुम एक नई फ़ोटो को अपलोड करते हो, मीडिया के अंदर गया मैं, लाइब्रेरी, ऐड न्यू मीडिया फाइल, और यहाँ पे आके मैं फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। इस फ़ोटो पे जब मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, इस फ़ोटो को मैं उसी ब्लॉग पोस्ट के अंदर लेके आता हूँ। यहाँ पे मैं आया, ऐड मीडिया, अब जैसे मैंने इसको मैं हटा देता हूँ, ये मेरी फ़ोटो जो मैंने अभी अपलोड करी है। अब इसके यहाँ पे साइज़ दिखा रहा है, थंबनेल का दिखा रहा है 150 बाई 150, मीडियम का दिखा रहा है 300 बाई 300, लार्ज का दिखा रहा है 1024 बाई 1024, फुल साइज़ दिखा रहा है 1080 बाई 1080। तो यहाँ पे मेरे पास कितनी मीडिया की सेटिंग है, थंबनेल, मीडियम, लार्ज। जो मैंने साइज़ यहाँ पे दे रखी है वही साइज़ मेरे को वहाँ पे दिखा रहा है पोस्ट के अंदर, यहाँ पे। यानी मीडियम का, थंबनेल का दिखा रहा है 150 बाई 150, मीडियम का दिखा रहा है 300 बाई 300। तो ये जितने भी साइज होते हैं वो साइज मैं यहाँ पे मॉनिटर कर सकता हूँ। जो मैं यहाँ पे वैल्यू ऐड करूँगा, चेंज करूँगा, उसी के हिसाब से मेरी जो नई फ़ोटो ऐड करूँगा उसके जो साइज होंगे वो कट कट के आ जाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आता है अपलोडिंग फाइल का ऑप्शन। अपलोडिंग फाइल होता है कि जब भी मैं कोई भी एक फ़ाइल को अपलोड करता हूँ तो मेरा वो जो इमेज होगी वो मंथ के बेस पे, ईयर के बेस के, फोल्डर के हिसाब से वो ऑर्गेनाइज हो जाए। मतलब कहने का क्या होता है कि जैसे ये मेरी फ़ोटो है, इस फ़ोटो को मैं देख रहा हूँ एक बार यूआरएल पे ओपन करके। अब तुम यहाँ पे देख रहे हो कि सबसे पहले मेरे पास क्या आ रही है, ईयर 2025 ईयर यहाँ पे। अब फिर उसके बाद क्या आ रहा है, मतलब जनवरी का पहला मंथ 01। तो इस हिसाब से यदि आप इसको चेक करके रखते हो तो आपकी जो फाइल होगी वो मंथ के बेस पे और ईयर बेस फोल्डर में अरेंज होगी। अब आगे जो चीज़ आती है वो आती है परमालिंक्स की। परमालिंक्स के अंदर जो भी आपकी वेबसाइट का जो यूआरएल का जो पार्ट होता है उसको मॉनिटर कर सकते हैं। यदि आप प्लेन रखते हो, इसका दिखाता हूँ मैं आपको, एक पोस्ट के अंदर जाना है, व्यू। अब जैसे मैं तुमको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसका अभी यूआरएल क्या आ रही है, ये आ रही है बिल्कुल, जो भी आपका पोस्ट का टाइटल है वो सेम यूआरएल आ रही है। वो आ रही है किसके थ्रू, पोस्ट नेम के थ्रू, जब आपकी पोस्ट नेम के अंदर है। लेकिन जैसे ही आप इसको डे एंड नेम में चेंज करोगे और सेव चेंज पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करोगे तो आपकी यहाँ पे डेट आ चुकी है कि आपने किस डेट को ये पोस्ट पब्लिश करी है, उसके बाद आपकी पोस्ट का नाम आ रहा है। तो ये पार्ट होता है इसका। जैसे यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है ना, कस्टम स्ट्रक्चर, सबसे पहले डेट आएगी फिर आपकी पोस्ट का नाम आ रहा है। इसके हिसाब से आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो कि आपको किस टाइप में आपको यूआरएल चाहिए। जो एक बेटर वे होता है जो आपको हमेशा चूज करनी चाहिए, दैट इज़ द पोस्ट नेम। हमेशा पोस्ट नेम पे काम करना चाहिए और जस्ट सेव चेंज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको रिफ्रेश कर देना है। तो आपकी डोमेन का नाम आएगा, डोमेन का नाम आने के बाद आपकी जो पोस्ट का यूआरएल है वो आ जाएगा। हमेशा रिकमेंडेशन करता है जब भी आप कभी भी वर्डप्रेस पे काम करते हैं, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने से पहले, इंस्टॉल करने के बाद तुरंत आपको परमालिंक्स के अंदर आना है और यहाँ पे पोस्ट नेम पे क्लिक करके इसको सेव चेंज पे क्लिक कर देना। ये काम अपना पहला होता है। ठीक है, तो ये अपना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड था। आखिरी में जो आता है वो आता है कोलैप्स मेन्यू। कोलैप्स मेन्यू पे क्लिक करते हो तो ये मेन्यू अपने छोटे हो जाते हैं। इसको आप हाइड जूम भी कर सकते हो। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? तो फिर ये बता दीजिए कि जैसे जो प्लगइन्स है या वो अरे थीम वगैरह है, इसमें जो अपडेट आता है सर, उसको अपडेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, करना चाहिए पहले उसको? वेबसाइट का बैकअप लेके। अच्छा, वेबसाइट का बैकअप लेके उसके बाद? जी सर, यूजर्स को एक बार और समझा देते तो ज्यादा ठीक था।
जो यूजर्स बता रहे थे अभी। यूजर्स वही होता है कि तुम यहाँ पे आपके जितने भी यूजर्स क्रिएटेड है वो सारे यूजर्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। नए यूजर को क्रिएट करने के लिए ऐड न्यू यूजर पे क्लिक करना है, यूजर नेम ऐड करना है, ईमेल ऐड करनी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐड करना है, और जो पासवर्ड आप ऐड करना चाहते हैं वो पासवर्ड ऐड कर लीजिए। और यहाँ पे आप जी रोल मॉनिटर कर सकते हैं। यदि आपको कंप्लीट वेबसाइट का एक्सेस देना है तो उसके लिए आप एडमिनिस्ट्रेटर दे सकते हैं। आपको केवल पोस्ट की मतलब पोस्ट पेज वगैरह को मॉनिटर कर सके तो एडिटर दे दीजिए। यदि वो चेक कर सके और अपने आर्टिकल लिख सके तो उसके लिए आप ऑथर दे दीजिए। कंट्रीब्यूटर में पोस्ट वगैरह आप दे सकते हैं, जैसे पोस्ट को देखना है, कमेंट को देखना है, उस चीज़ के लिए आप कंट्रीब्यूटर का दे सकते हैं। हेलो यस सर। हम्म सर, ये एक्स्ट्रा जो ऊपर लिखा है ये एक बार फिर बता दीजिए, एक्स्ट्रा। ये वाला जी ये थीम को इंस्टॉल किया ना, जैसे हमने जैसे थीम को इंस्टॉल करेंगे तो आएगा ये। अब दूसरी थीम जी को इंस्टॉल करोगे तो ये नहीं आएगा। जी सर। जो भी थीम आप इंस्टॉल करोगे तो उसका वहाँ पे आता है। आप वूल मार्ट की इंस्टॉल करोगे तो वूल मार्ट का ऑप्शन आएगा। तो थीम का अलग अलग आता है। जब हम वेबसाइट को क्रिएट करेंगे तब दिखा देंगे आपको ये ठीक है सर। सर बात। एक चीज और ये पूछना था हम्म कि जैसे जैसे मान लीजिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वेबसाइट ही वो कंप्लीट वेबसाइट ही दूसरे से बनवा रहे हैं, डोमेन वो अपना परचेज कर ले, होस्टिंग वो अपने परचेज कर ले, तो उस केस में क्या करना चाहिए? उसमें तो मतलब हमारी होस्टिंग हमारी रहे लेकिन वर्डप्रेस वो मतलब वेबसाइट वो कंप्लीट वही डिजाइन कर रहा हो, तो हमें क्या मतलब प्रिकॉशंस लेना चाहिए उस केस में? उसमें तो कुछ नहीं, वो जब आपको डेवलप करके दे देगा वेबसाइट तो आप अपने यूजर नेम के जी। पासवर्ड वगैरह चेंज कर दो, और अपनी ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ जो होती है वो आप अपनी रख लो। बस बाकी तो क्या है। कौन सी ईमेल आईडी सर? जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल आईडी? हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल आईडी और जो यूजर नेम में जो ईमेल आईडी दी है, यूजर क्रिएट यूजर नेम करते में टाइम तो जो ईमेल आईडी नहीं दी है हाँ, वो वाली। अच्छा उसको भी चेंज कर ले? हम्म तो वो तो शायद चेंज नहीं होती है ना सर? तो यूजर नेम यूजर चेंज नेम। नहीं होता, ईमेल आईडी चेंज हो जाती है। ओके। और पासवर्ड चेंज कर ले? हाँ, पासवर्ड चेंज कर लीजिए। बाकी नाम वगैरह तो आपका जो है वो सेम ही रहेगा। वो चेंज करना चाहो कर लो। यूजर नेम आप वही रखोगे जो होता है ना। या तो ऐसा कर सकते हो, एक नया यूजर नेम क्रिएट कर लो, जो पहले से यूजर नेम उसको डिलीट कर दो। हेलो। हाँ, नहीं समझे सर ये चीज। जैसा हमने डिस्कस नहीं किया था कि जो यूजर नेम उसने क्रिएट की है वेबसाइट, वहाँ पे जाके एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर एक नया यूजर नेम यूजर क्रिएट कर लो, और नया यूजर के थ्रू इस यूजर को डिलीट कर दो। जैसे अभी इसमें डिस्कस नहीं किया था हमने, यूजर को डिलीट करना, नया यूजर को अच्छा क्रिएट करना। अच्छा, तब तो इस केस में तो सर यूजर नेम चेंज हो जाएगा ना फिर? हाँ, जैसे आप बता रहे हैं कि यूजर नेम नहीं चेंज किया जा सकता है, लेकिन इस तरीके से तो चेंज किया जा सकता है ना हाँ, सर? इस तरीके से क्रिएट किया चेंज किया जा सकता है। इससे ईमेल भी चेंज हो जाएगी, यूजर नेम भी, सब कुछ चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। हेलो। थैंक यू। हाँ, बताओ संजय। सर, ये लास्ट वाला कॉलेप्स मेनू इसका मतलब क्या होता है? ये तो वही होता है कि जो आपको यहाँ पे लेफ्ट में जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं ये सारे हाइड हो जाएंगे। इसको आप दोबारा से देख सकते हैं। जी ठीक है फिर। सर, अभी ये बचा हुआ है ना लैंड, ये पैच का मतलब ये साइड मतलब बचा हुआ है ना पार्ट। लैंडिंग पेज का हाँ हाँ। अरे अभी तो कंप्लीट बचा है भाई। अभी तो डैशबोर्ड का दिखाया है, दोनों के लिए काम आएगा। डैशबोर्ड का वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए भी और लैंडिंग पेज के लिए भी। तो और सर अभी मतलब बचा हुआ है ना, ये पूछ रहा था। हाँ, जो कल ही स्टार्ट करेंगे, कल हम लैंडिंग पेज का पेज वगैरह करना स्टार्ट करेंगे, क्रिएट करना। ओके ओके। और कल दोपहर मतलब बीच, कल मैं शाम को देखेंगे। यदि 8-9 बजे क्लास हो जाती है तो 8-9 बजे कंडक्ट करने की मैं बता दूंगा आपको। सर कल दिन में नहीं है क्लास? कल मेरे को जाना है कहीं पे ना दिन में।